हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में क्या करा था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करा था। डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इम्पोर्टेंस पढ़े थे, और एचआर प्लानिंग कैसे डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, यूनिट लेवल पर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एचआर प्लानिंग प्रोसेस। प्रोसेस एक स्टेप्स होते हैं, एक काम को करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स के थ्रू उस काम को करना होता है, दैट इज द प्रोसेस। एंड व्हाट आर द एचआर प्लानिंग प्रोसेस? फर्स्ट वी डू द एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब जो एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स है विच कैन इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले उनको एनालाइज करेंगे। Then we will determine what are the HR objectives and policy of our organization, and then we will forecast the human resource. What are the demand and what are the supply of human resource? Till now you have heard about demand of products, demand of goods and services, but in this forecasting we will ensure that what is the demand of human resource and what is the supply of human resource. Okay, then we will put an action plan. We will consider what is the net human resource, and then we will do an action plan, and then we will do a control and evaluation. Let's do these all the steps in a detail. Okay, first we will do an environmental analysis. What is environmental analysis? Environmental analysis refers to the systematic monitoring of external forces influencing the organization. The following forces are essential for human resource planning. External forces क्या क्या होते हैं? Economic factors like general and regional conditions, जैसे कहीं पर फ्लक्चुएशंस आ गए, कहीं पर लेबर सप्लाई ज़्यादा हो गया, कहीं पर लेबर सप्लाई कम है, कहीं पर फिर है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से ह्यूमन रिसोर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि पहले के टाइम पर क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, ठीक है, तो ज़्यादा मैन फोर्स लगता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसी सेम वर्क को करने में मैन इज टू मशीन रेशियो रिड्यूस हो गया है। लास्ट क्लास में मैंने समझाया था मैन इज टू मशीन रेशियो। एक मशीन पे काम करने के लिए जितना नंबर ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको मैन इज टू मशीन रेशियो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फैक्टर है डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि एज में, कंपोजिशन, लिटरेसी, ये पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव इश्यूज इंक्लूडिंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स, इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पर एंड एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, देन देयर इज अ सोशल चेंज। जैसे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ही खत्म हो गया, ठीक है, कोई ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनता था जो वुड से बनता था, ठीक है, तो एनवायरमेंटलिस्ट ने एक बहुत सारे जुलूस निकाले, बहुत सारे प्रोपागेंडा किया, बहुत सारे एक्टिविस्ट आए सामने, उन्होंने बोला कि वुड से प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है। इससे गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, एक लॉ पास किया कि वुड प्रोडक्ट्स बैन हो गए। तो अब वुड प्रोडक्ट्स बैन हो गए तो उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे वो बेरोजगार हो गए, उनको निकाल दिया गया। तो ये एक सोशल चेंज है। तो ये इस टाइप के जो फैक्टर्स है ये सब हमें मद्देनजर रखने पड़ते हैं जब वी विल डू एन एनवायरमेंटल एनालिसिस फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। By scanning the environment for changes that will affect an organization, managers can anticipate their impact and make adjustment early. पहले ही अगर हम इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम इनके जो इफेक्ट होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हम अगर एंटिसिपेट कर सकते हैं और एडजस्टमेंट पहले कर ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एचआर ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी को डिटरमाइन करें। The ultimate purpose of human resource planning is to relate the future human resources to future enterprises needs so as to maximize the future return on investment in human resources. यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस है कि जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज है और जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स है उसको हम मैच करें ताकि जो फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज है ये मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। समझे आप?
ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स है, उसको फ्यूचर एंटरप्राइजेस नीड के साथ मैच कर सके, सो एज टू मैक्सिमाइज द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एचआर। ठीक है, फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एचआर मतलब कि आपने एक वर्कफोर्स को अपने काम पर लगाया, उससे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, HR plan is usually derived from organizational objectives. Organizational objectives से ही plan बनता है, HR plan बनता है. We have seen this in previous topics. ठीक है? Once the organizational objectives are specified, communicated and understood by all concerned, HR department must specify its objective and policy with regard to HR utilization in organization. जैसे कि हम एक HR पॉलिसी बनाने में जो जो स्टेप्स होते हैं, वही इस पॉइंट के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उनको समझेंगे और उसके बाद एक पॉलिसी बनाएंगे विद रिगार्ड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, human resource planning should be more concerned with filling future vacancies with right type of people rather than with matching existing personnel. जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो फ्यूचर में वैकेंसीज क्रिएट होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम राइट टाइप ऑफ पीपल हम रिक्रूट करें रादर देन कि जो एग्जिस्टिंग पर्सनल है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हीं को किसी तरह XYZ थोड़ा सा मोल्ड वोल्ड करके हमने इधर उधर एक्टिविटीज में डाल दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें फ्यूचर में जो वैकेंसीज होंगे उसका हमें एनालाइज करना है और उसको राइट टाइप ऑफ पीपल से रिक्रूट करना है, उसको फिलअप करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप है जो कि मेन स्टेप है, ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट। ठीक है, जब एक बार हमारा HR एनालाइज हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी डिटरमाइन हो गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फोरकास्ट करेंगे। हम फ्यूचर का सोचेंगे कि फ्यूचर में डिमांड कितना हो सकता है, सप्लाई कितना हो सकता है। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर बाय फंक्शन और बाय लेवल और स्किल। एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर मतलब हमने फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से, हमारे डिपार्टमेंट्स जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है या अलग अलग फंक्शंस है, या फिर स्किल के हिसाब से कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्ट करने के दो टेक्निक्स होते हैं, एक जजमेंटल फोरकास्ट और एक स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट। जजमेंटल फोरकास्ट जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि मतलब एक मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स वो है वो जजमेंट करते हैं, जजमेंटल वो करते हैं कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट में एक 20 वर्क फोर्स की जरूरत पड़ सकती है 6 महीने के बाद। ये एक जजमेंट के हिसाब से उन्होंने वो किया है, इसमें कोई एनालिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वहीं पर सेकेंड मेथड जो है, जो कि आजकल बहुत यूज हो रहा है, स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट। यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि वर्क स्टडी टेक्निक यूज करते हैं, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि हमारे एसेट लायबिलिटी रेशियो क्या है, फिर ह्यूमन रिसोर्स कितना हमारा आउटपुट दे पा रहा है, कितनी वो हमें हेल्प कर पा रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को सैटिस्फाई करने में। ये सारे जो वो है टेक्निक्स है, इकोनोमेट्रिक मॉडल है, ये सारे टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया जाता है स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट में। ठीक है, तो डिमांड के दो फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, वन इज जजमेंटल फोरकास्ट एंड सेकेंड इज स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट। ठीक है, अब व्हाट आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। अब हमने फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड जब हम फोरकास्ट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना चाहिए बिफोर डिटरमाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स डिमांड। ठीक है, क्या क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लास्ट 5 इयर्स में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितना एब्सेंट हो रहे हैं, कितना प्रेजेंट हो रहे हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस है, क्या वो कोई उनकी पॉसिबिलिटी है छोड़ के जाने की, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिटेंशन कैपेसिटी है, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, कितने सालों साल बाद। तो ये जो एनालिसिस है, इससे हमें पता चलेगा कि आगे का 1 साल, आगे के 2 साल में क्या नीड आ सकती है, कितना डिमांड आ सकता है ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, उसके बाद है रिप्लेसमेंट नीड्स। रिप्लेसमेंट नीड्स होता है कि हम एनालाइज करते हैं लास्ट 2 इयर्स 5 इयर्स में कि कितने लोग रिटायर हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है,
कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया है जॉब से, ये सारे हम देखते हैं रिप्लेसमेंट नीड्स में, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी हमें ऐड करना पड़ेगा, या फिर कोई मशीन हमारी इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे हमें वर्कफोर्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स बेटर एम्प्लॉयज विद स्किल्स एंड पोटेंशियल। प्रोडक्टिविटी अगर हम इंक्रीज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो स्किल्स, एम्प्लॉय के स्किल्स एंड पोटेंशियल बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी लीड्स टू ग्रोथ एंड डिपेंड्स ऑन डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस इन द मार्केट। हम सभी को पता है प्रोडक्टिविटी क्या करती है, ग्रोथ लाती है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेटिस्फाई होते हैं, फुलफिल होते हैं, ठीक है। हायर डिमांड में लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को अब इस मूवमेंट में अगर एक्सपैंड करना है या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, जैसे आप पर्टिकुलर बैंगलोर में पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद आप हैदराबाद में भी आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जितने लोग हैं आप सेम टू सेम हैदराबाद में तो काम नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग से वर्कफोर्स हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसमें हमें बेसिक ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा बजट कितना है और इस हिसाब से हम कितने वर्कफोर्स रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एब्सेंटिज्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है वो कितने, उनकी रेट ऑफ एब्सेंटिज्म कितने हैं, मतलब कितने दिन आते हैं कितने दिन एब्सेंट होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर इंसान ज़्यादा एब्सेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी में पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में पड़ेगा। तो इसलिए हमें देखने ये ज़रूरी है कि वो इंसान, कितने वर्कफोर्स ऐसे हैं जो बहुत रेगुलरली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स है, इससे हमें एक वाइडर व्यू मिलेगा कि हम ह्यूमन रिसोर्स डिमांड को कैसे फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसी पॉइंट में सप्लाई फोरकास्टिंग। हमने अभी तक डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई फोरकास्टिंग। सप्लाई फोरकास्टिंग क्या होता है? इट मीन्स टू मेक एन एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज taking into consideration the analysis of current human resources inventory and future availability of human resources within and outside the organization। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो वर्कफोर्स है, वो फ्यूचर में कैसे, कौन से सोर्सेज से अवेलेबल हो सकते हैं विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी एनालिसिस करेंगे कि करंट इन्वेंट्री मतलब करंट ह्यूमन रिसोर्स कितना है, फ्यूचर में कितनी ज़रूरत है, और फ्यूचर में वो ह्यूमन रिसोर्स अगर हमें ज़रूरत है भी तो वो कहाँ से हम ले सकते हैं, उसके क्या सोर्सेस है, ठीक है। या फिर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन से हम किसी को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब दूसरे पोजीशन में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं कि नहीं, ये होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, फिर इंटरनेट के थ्रू, ये सारे जो फैक्टर्स है हम ये कंसिडर करेंगे कि वो कौन सा बेस्ट फैक्टर होगा। ये सब क्या आता है सप्लाई फोरकास्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, हमने पहले एनवायरमेंटल एनालाइज किया, उसके बाद हमने एचआर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स डिसाइड किया, उसके बाद हमने सप्लाई और डिमांड फोरकास्ट किया ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है गैप एनालिसिस। ये जो हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइन किया, उसका हम नेट ह्यूमन रिसोर्सेज निकालेंगे कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है, हम उसके डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे। व्हेन सप्लाई इज हायर, रिक्रूटिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टॉप। अगर सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज ऑलरेडी है, तो हम क्यों बाहर से रिक्रूट करेंगे, ठीक है। तो हम रिक्रूटमेंट बाहर से करना बंद कर देंगे, और जो इंटरनली इतना ज़्यादा है उस इधर हम उनको उनके जॉब को डाइवर्सिफाई करेंगे या फिर उनको
डिफरेंट जगह पर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। Also, when the general demand is higher, then the supply focus would be on retaining employees as well. अगर डिमांड हल्का सा ज़्यादा है तब भी हम एम्प्लॉयज को रिटेन करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत बाहर से हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है। When there is surplus, redundant to be redeployed or offered VRS. अगर बहुत ज़्यादा सरप्लस हो रहा है एम्प्लॉयज का, मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्कफोर्स हो जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू द वर्क्स फंक्शंस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम उनको ऑफर करते हैं या फिर उनको निकाल देते हैं, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या होता है, ये मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुकी है, आप फिर से रिवाइज करेंगे, ओके। अब सिर्फ गैप्स डिमांड एंड सप्लाई में नहीं आता है, गैप्स में भी अकर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड्स। क्या पता एक पर्टिकुलर फंक्शन में एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो हमें उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको हायर स्किल्स तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। ये भी गैप एनालिसिस में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नॉट लास्ट, एक्शन प्लान। इट इज नोन एज मैन पावर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। हम जो भी हमने प्लान बनाया है, हमने डिमांड देखा, उसका सप्लाई देखा, हमने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, जो भी किया, उसको अब टाइम है कि हम उसको एक्शन में लाएं, ठीक है। हमने सारा प्रोसीजर कर दिया, एक प्रोजेक्ट पूरा बन गया है, अब उसको हमें सबमिट करना है, वैसा इस स्टेप में हम करते हैं एक्शन प्लान, ठीक है। हम इम्प्लीमेंट करेंगे, implementation requires converting an HR plan into action, ठीक है। A series of action are initiated as a part of HR plan implementation such as recruitment, selection, etc. हम HR प्लान को एक्शन में कैसे ला सकते हैं कि हमने स्टार्ट कर दिया रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, ये सारे हमारे स्टेप्स हमने स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्शन प्लान, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। जब हमने एक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम उस प्रोसेस को छोड़ नहीं सकते हैं, हम उसको कंटिन्यूअसली उस पर इवैल्यूएट करते रहेंगे, उस प्रोसेस को कंट्रोल करते रहेंगे। अगर हम उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या गलती की थी। इंसान गलतियों से ही सीखता है, राइट। तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलती की, हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टू एंश्योर दैट HR प्लानिंग मैचेस द HR ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। HR managers develop certain HR indicators in order to know the progress of HR manager. Several HR indicators होते हैं जिससे पता चलता है कि जो हमने प्लान किया है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो सही प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। Evaluation is also done with respect to employment cost against budget and wasted growth, so that corrective action can be taken in future. जो HR indicators है वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने हमारा एक फिक्स्ड बजट है कि जो हमने HR रिसोर्सेज के प्लानिंग किया, उसके प्रोसेस था, उसके लिए हमारा पर्टिकुलर बजट था कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो इतना हमारा बजट है, सिलेक्ट करेंगे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम कितना कॉस्ट इंकर्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर बजट है, और उस बजट से एक्सेस हो रहा है कि नहीं वो हम चेक करेंगे, या कमी पड़ रही है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन इवैल्यूएशन, ओके। अगर हम एक अच्छा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, देन एक करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन इन फ्यूचर। जैसे कि कहा कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अगर हमें पता चल रहा है कि हमने ये गलती की है इस प्रोसेस पे, तो हम जब हम फ्यूचर में यही प्रोसेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमने इस स्टेप में ये गलती की थी, हम दोबारा वो गलती ना दोहराए, ठीक है। सो कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड रिक्वायर्स टाइमली फीडबैक। अगर फीडबैक नहीं होगा इसमें तो इस इवैल्यूएशन का प्रोसेस कैसे कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो इट्स feedback is very important and it is a continuous process. So we have completed the HR planning process, ठीक है। अब HR planning programs के advantages क्या होते हैं? Control over recruitment and training cost. अगर हम सही से प्लानिंग करेंगे तो हम रिक्रूटमेंट कहाँ से करें, कौन से हमारे सोर्सेस है, ये भी हमें पता चलेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट पे एक हम क्या कहते हैं, बैरियर, एक सेट हम एक मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा बजट इतना ही है,
तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि हम कहाँ से किस सोर्स से रिक्रूट करें, ठीक है। इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स। एक्सपेंशन प्रोग्राम्स अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये एक थोड़ा हमें हेल्प करता है। अगर हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमें कितना वर्कफोर्स चाहिए, हमें उस वर्कफोर्स को कहाँ एलोकेट करना है, तो इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है। Improvement of labor productivity. Through HR planning, it is possible to identify methods of satisfying employees as well as making the right person available for right job. हम through HR planning हम right person को right job में right time पर place करते हैं। इससे क्या है, जो workforce की है उसकी productivity increase होती है, ठीक है। अगर आप सही जगह पर काम कर रहे हो, सही समय पर काम कर रहे हो, तो obviously वो आपका productive time है। प्रोडक्टिव टाइम मतलब आप उसमें अपना 100% दे रहे हो। 100% दोगे तो इसका मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मैच करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज थ्रू एचआर प्लानिंग। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है या फिर हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि आ सकता है, तो उस हिसाब से हम पहले से रिक्रूट करते हैं, पहले से हम रिक्वायरमेंट्स अपना फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हर टॉपिक की तरह इसमें भी एचआर प्लानिंग में भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे इट इज अनसर्टेन, इनएक्यूरेट। कब इनएक्यूरेट इसलिए क्योंकि कभी कभार रॉन्ग डिसीजंस बना देते हैं एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, जिसकी वजह से मैन पावर रिक्वायरमेंट्स जो एक्चुअल में जरूरत होती है उससे ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो इट कैन बी इनएक्यूरेट ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस। अनसर्टेनिटीज, technological uncertainties and market fluctuations could impact forecasting. आपने बहुत सारा आपको लगा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएगा, ठीक है, विद इन 2 months 3 months, तो उस हिसाब से आपने रिक्रूट कर लिया, लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए ही नहीं या फिर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं, तो आपने जो रिक्रूट किया, आपने उसमें जितना कॉस्ट इनकर किया वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इट इज इन अनसर्टेन। लैक ऑफ सपोर्ट, कभी कभार जब हम एचआर प्लान करते हैं तो हमें सारे डिपार्टमेंट, सारे लेवल से हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स की कमी है, किस में ज़्यादा है, तो वो अप्रोप्रिएट डिसीजन उसी से आता है कि जब सब एक साथ मिलकर प्लान करें, सब सही सही बताए उनके डिपार्टमेंट में कितनी कमी है, कितने वर्कफोर्स की कमी है, कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो तभी एक अच्छा प्लान बन सकता है। लेकिन जब ये नहीं होगा तो इट इज अ लैक ऑफ सपोर्ट, ओके। समटाइम्स फोकसिंग टू मच ऑन नंबर्स कुड ओवरलुक द क्वालिटी ऑफ पीपल बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन द कंपनी। कभी कभार क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि मास रिक्रूटमेंट करना होता है, जैसे 3000 लोगों का रिक्रूटमेंट है, 5000 लोगों का रिक्रूटमेंट, तब क्या है कि नंबर गेम बन जाता है कि जल्दी सबको रिक्रूट करो। हम तब देखते नहीं कि एक पर्टिकुलर वर्कफोर्स की क्वालिटी क्या है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब हो सकता है कि नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बिहेव कर पाएगा कि नहीं, वो सब उनकी क्वालिटी ऑफ पीपल आर इग्नोर्ड, ठीक है। टाइम एंड एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एज वेल एज एक्सपेंसिव। We will do job analysis. Job analysis क्या है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अभी तक हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था, अब ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज अ प्राइमरी टूल इन एचआर मैनेजमेंट। इट इज अ प्राइमरी टूल। इससे हम एनालाइज करते हैं कि जॉब जो है वो कैसा होगा, ठीक है। In this method, a HR manager tries to gather, synthesize and implement the information available regarding the workforce in the concern. इससे हम पता करते हैं, हम पहले गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन की जॉब कैसा है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए फॉर द वर्कफोर्स इन द कंसर्न, ठीक है। HR manager has to undertake job analysis so as to put right man on right job. जॉब एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? एक राइट मैन को राइट जॉब पर राइट टाइम पर प्लेस करने के लिए जॉब एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशंस आपको विद द ऑथर, विद द इकोनॉमिस्ट आपको कोट करना है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिल्पो, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibilities of a specific job.
जॉब एनालिसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग, उसको पढ़ना एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किस रिलेटेड? ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। एक जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस जॉब में आपको क्या करना है, उसमें क्या क्या डिस्क्राइब है, क्या क्या स्पेसिफाइड है, ये सब आता है जॉब एनालिसिस में। ठीक है, इसके दो आउटकम्स होते हैं जॉब एनालिसिस को। जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ये जो हम इसको हम इन लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन समटाइम्स एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड आते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग वे में पूछते हैं, लेकिन आंसर उसी आपको पता होता है, लेकिन उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस वे में सोचना है, वो आपको आप नहीं सोच पाते हैं। तो जैसे कि समटाइम्स एक कोट आ जाएगा कि द जॉब नॉट द पर्सन। ठीक है, ये एक्सप्लेन। तो जब आपको पता है द जॉब नॉट द पर्सन, इसका क्या मतलब है कि जो जॉब एनालिसिस है वो एनालाइज करता है जॉब को, ना कि पर्सन को। ठीक है, तो इस टाइप के कोड्स आ सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज दैट एनालिसिस इज कंडक्टेड ऑफ द जॉब नॉट द पर्सन। जो एनालिसिस होता है जॉब एनालिसिस, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द जॉब, एनालिसिस ऑफ द जॉब बट नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब। हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, बट नॉट द पर्सन। ओके, पर्पस क्या है जॉब एनालिसिस का? टू एस्टैब्लिश एंड डॉक्यूमेंट द जॉब रिलेटेडनेस। जॉब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट के प्रोसीजर्स जैसे कि ट्रेनिंग, सिलेक्शन, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल सब डिटेल में लिखा होता है। ठीक है, अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है उससे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट आर द advantages of job analysis. Job analysis helps the HR manager at the right time of recruitment and selection of right man on right job. अगर हम सही से एनालाइज कर पाएंगे एक जॉब को, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर किस इंसान को किस जॉब पर किस टाइम पर हमें रिक्रूट करना है, उसको प्लेस करना है। ठीक है, it helps him to understand extent and scope of training required in that field. उससे पहले एडवांटेजेस पहले मैं पहले आपको ये पढ़ाना चाहती हूँ व्हाट इज जॉब एनालिसिस। मतलब हमने पढ़ लिया कि एनालाइज करते हैं हम जॉब को, उसके अंदर दो चीज आती है, वन इज डिस्क्रिप्शन एंड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, हम जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि उसमें उसका टाइटल क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उस जॉब में क्या क्या आता है, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आपका क्या वर्किंग कंडीशन होगा, आपकी क्या ड्यूटीज होगी, आप कौन से मशीन यूज करेंगे, और उस मशीन से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये सब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में एक समरी आती है। ठीक है, समरी में क्या क्या आता है, रेगुलर ड्यूटीज, ओकेशनल ड्यूटीज, आपकी क्या क्या रेगुलर ड्यूटीज है, क्या क्या ओकेशनल ड्यूटीज है। ठीक है, और ये भी उसमें आता है कि आपको आप कौन से लेवल पर है, आप प्रमोशन कहाँ से हुआ है आपको। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब होता है, ये कहाँ पर होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन में। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज पर्सन आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या ट्रेनिंग ली है, आपके क्या स्किल्स है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आप बिजनेस एक्यूमेंट है कि नहीं आप में, आप इंटेलिजेंट है कि नहीं, आप कितने पेशेंट है, ये सब आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, इट इंक्लूड्स जॉब रिलेटेड डाटा। जो भी जॉब रिलेटेड डाटा हुआ, जैसे कि उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका टाइटल, क्या जॉब का क्या नाम है, ये सब आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इट हेल्प्स टू एडवर्टाइज अ स्पेसिफिक जॉब एंड अट्रैक्ट अ पूल ऑफ टैलेंट। जब हम देखते हैं कि वी रिक्वायर एन IT प्रोफेशनल, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, and under that they said that we need an experience of 4 years who has this skills, that is the job description. ठीक है,
हम डिस्क्राइब करें कि हमारा जॉब का टाइटल क्या है, IT सॉफ्टवेयर, ठीक है। It is an organized factual statement of duties and responsibilities of a specific job. एक ये written statement होता है, ये एक factual statement है जिसमें duties and responsibility of a specific job mention होता है, ठीक है। इससे पता चलता है what is to be done, how is to be done, where is to be done and why is to be done. ये जो 4 W है, 3 W है और एक H है, what, where, why and how, ये हमें पता चलता है जॉब डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, रिपोर्टिंग टू एंड ऑफ एम्प्लॉइज, जॉब समरी, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ जॉब, टास्क एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, वर्किंग कंडीशंस, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू बी यूज्ड बाय अ प्रोस्पेक्टिव वर्कर एंड हजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन इट। जैसे कि मैंने पहले बताया जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, यही यहाँ पे बताया गया कि कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अगर जॉब डिस्क्राइब पहले से होगा, ठीक है, तो हमें पता चल पाएगा जब हमने पहले से जॉब डिस्क्राइब कर दिया कि आपकी ड्यूटीज ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, ठीक है, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका टास्क क्या है, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, हम आप उसमें ड्यूटीज, वर्किंग कंडीशंस, आप कौन से मशीन यूज करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई वर्क फोर्स अगर उस चीज को गलत करता है, अगर मशीन गलत यूज कर रहा है या फिर वो कहीं गलत रिपोर्ट कर पा रहा है, तो हम उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हम एनालाइज कर पाएंगे। एक पहले से स्टेटमेंट ऑलरेडी है, उसका परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं, तो हम उसको मैच कर पाएंगे, हम उससे पता चलेगा कि कहाँ डेविएशन हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को हमें जानने में इसमें बहुत हेल्प मिलता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या है, टू कलेक्ट जॉब रिलेटेड डाटा। जॉब रिलेटेड डाटा को हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम एडवर्टाइज कर पाए और लार्ज राइट कैंडिडेट को हम रिक्रूट कर पाए, ठीक है। इट इज डन टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को करने में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ये सब किस में डिटरमाइन होता है, किस में लिखा होता है, किस में स्पेसिफाइड होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। It clarifies what employees are supposed to do if selected for a particular job. अगर कोई एम्प्लॉय अगर सिलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। It gives recruiting staff a clear view what kind of candidates is required for a particular department or division to be perform a specific task or job. अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, HR, ठीक है। अब HR एक ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि अब उसके अंदर जो वर्कफोर्स है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, कौन से पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको बाकी जो 4 फंक्शंस है उसका इन डेप्थ तो पता नहीं है, तो वो मैनेजर से वो रिपोर्ट लेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना कौन से वर्कफोर्स नहीं है, कौन से पर्टिकुलर लाइन में, कौन से पर्टिकुलर फंक्शन में नहीं है, वैकेंसी है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन लीजिए, ठीक है। दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन, जिससे पता चलता है कि उस कौन सा रिक्वायर्ड स्किल्स की जरूरत है जो कि हम एडवर्टाइज कर सके न्यूज़पेपर में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प्स फॉर एडवर्टाइजिंग अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। इट क्लैरिफाइज हु विल रिपोर्ट होम, इससे पता चलता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने बोला, उसको लिखना होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसकी अथॉरिटी में है, कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्लियरली डिस्क्राइब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ जॉब स्पेसिफिकेशन, हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, अब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, फिजिकल, इमोशनल, टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। कोई भी जॉब को करने में जो जो क्वालिटीज चाहिए, जो जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे बिजनेस इक्विपमेंट चाहिए, वो एक इमोशनल स्किल्स हो गया, एक टेक्निकल स्किल हो गया, जैसे अगर आप IT सेक्टर से है तो आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ठीक है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस आना चाहिए, C++, ये सब आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन, आपको एक फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम आना चाहिए, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आना चाहिए। ये सारे जो स्किल्स है ये सब लिखा होता है किसमें, जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। It also includes general health, mental health, intelligence, aptitude, memory, judgment, leadership skills,
emotional ability, adaptability, flexibility, values and ethics, managers and creativity, etc. तो जॉब स्पेसिफिकेशन में आपके वैल्यूज और एथिक्स को भी देखा जाता है, आपकी इमोशनल एबिलिटी को भी देखा जाता है कि आप, जैसे कि अगर मुझे कोई न्यूज़ रीडर हायर करना है फॉर अ मीडिया हाउस, ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि उसकी इमोशनल एबिलिटी कितनी है। अगर कोई डिवास्टिंग न्यूज़ है, जैसे उसमें बहुत सारे डेथ का डिस्क्रिप्शन है, डेथ के बारे में बोला जा रहा है, तो वो कहीं न्यूज़ रीड करते करते रो तो नहीं दे रही है, या उसका इमोशनल क्वेश्चन, उसका इमोशनल एबिलिटी भी चेक होगा उस रिक्रूटमेंट, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो वैसे ही डिफरेंट जॉब के लिए डिफरेंट फैक्टर्स देखा जाता है, और वो फैक्टर्स कहाँ स्पेसिफाइड होते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। It is a statement of a minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. This word should be highlighted, that statement of minimum acceptable human qualities necessary to perform a job properly. It is a minimal job specification is a statement of minimum, कम से कम जो भी human qualities हमें चाहिए एक जॉब को प्रॉपरली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करने के लिए, वो स्पेसिफाई होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इसमें हम ये एक्चुअली स्पेसिफिकेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है, जैसे एक जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है, इसमें टाइटल होता है जॉब का, उसके बाद आपकी हेल्थ इश्यूज है कि नहीं ये लिखा होता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके स्किल्स क्या है, ये सब ऐसे के वन बाय वन लिखा होगा जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इट इज अ रिटन स्टेटमेंट। अब क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन का, हम एनालाइज करें टू एनालाइज जो कैंडिडेट, अगर हम जब एक जॉब देंगे, जॉब एडवर्टाइज करते हैं, तो जब ऊपर लिखा होता है वो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, दैट वी नीड अ आईटी पर्सन, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर पर्सन, दैट इज अ जॉब डिस्क्रिप्शन। कि हम उसके बाद हम लिखते हैं कि उसमें क्या क्या हमें क्वालिटीज चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो है जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब जब एक एडवर्टाइजमेंट में जॉब स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें पता होगा कि एज अ कैंडिडेट, ठीक है, एज अ कैंडिडेट हमें पता होगा कि हाँ हम इस जॉब के लिए एलिजिबल है कि नहीं। जैसे कि एक बैंक के एग्जाम के लिए जब वो लोग जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हैं कि यू शुड बी मिनिमम ग्रेजुएट, ठीक है, तो दैट इज अ जॉब स्पेसिफिकेशन, दे आर स्पेसिफाइंग दैट you should be what is your qualification, what should be your qualification, what should be your experience, what should be your characteristics, that are all mentioned in job specification. जॉब स्पेसिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में पहले से दिया होगा तो हमें पता होगा एज अ कैंडिडेट कि ये जॉब मेरे लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। It helps recruiting team of an organization to understand what levels of qualification, qualities and set of characteristics should be present in a candidate to make him or her eligible for a job. इससे पता चलेगा एज अ रिक्रूटर कि मुझे जो अभी जॉब है उसमें किस टाइप का वर्कफोर्स चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, उसमें किस टाइप का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ये सब लिखा होता है job specification में। Please give me a minute, okay? Now the third point is job specification. Job specification की purpose क्या है? It give a detailed information. एक detailed information मिलता है कि एक job की responsibilities क्या है, उसकी desired technical and physical skills क्या है, उसका सब मेन डिटेल्स हमें कहाँ मिलता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इस जॉब स्पेसिफिकेशन का वन ऑफ द मेन पर्पस है कि हम अप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब चूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक जगह छोड़ा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब हमने जॉब एनालिसिस में दो टाइप की चीजें होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। अब उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। अब इसके क्या एडवांटेजेस है, अब हमें पता चल रहा है इसके एडवांटेजेस क्या है कि हम राइट मैन राइट ऑन द राइट जॉब ऑन राइट टाइम हम इनको प्लेस कर सकते हैं, इनको रिक्रूट कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि किस एक्सटेंट तक हमें उनको ट्रेनिंग देना है, हमें उनको डेवलप करना है, क्योंकि अगर कोई मिसमैच है हमें पता चल सकता है। जब हमारा जॉब डिस्क्राइब है, स्पेसिफाइड है, हमें उनकी क्वालिटीज भी पता चल रही है, हमारे जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी पता चल रहा है, तो हमें
एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट का हमें स्कोप दिख जाएगा कि कितना हमको ट्रेनिंग देना है, किस लेवल का देना है, कौन से मेथड से ट्रेनिंग देना है, ठीक है। इससे हमें इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड overlapping of authority responsibility relationships so that distortion in chain of command doesn't exist. अगर हमारा कोई भी जॉब डिस्क्राइब्ड है, पहले से स्पेसिफाइड है, तो इससे क्या होगा, कोई ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जैसे ए बी सी, यहाँ पर डी है, ठीक है, और ई है, ये सीनियर है, डी भी सीनियर है, ई भी सीनियर है। Now we will do the advantages of, we are doing the advantages of job analysis. We have already seen that it avoid the overlapping of authority responsibility relationship, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ABC है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट्स है D और E है। अब A भी D को रिपोर्ट कर रहा है, A E को भी रिपोर्ट कर रहा है, B को भी रिपोर्ट कर रहा है, E को भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है, एक दो सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को से रिपोर्ट ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ये ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अथॉरिटी कब आता है रिलेशनशिप, जब हमारा कोई जॉब पहले से डिस्क्राइब नहीं होता है, तब आता है, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, इट हेल्प्स टू चॉक आउट द कंपनसेशन प्लान्स फॉर एम्प्लॉइज। अगर हमारा जो जॉब डिस्क्राइब पहले से हुआ है, स्पेसिफाइड पहले से हुआ होगा, तो हमें पता होगा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देना है, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके इंसेंटिव्स क्या होंगे, ये हम पहले से डिसाइड करने में हमें हेल्प मिलता है अगर हमारा जॉब एनालिसिस हमने किया हुआ होता है तो। इट ऑल्सो हेल्प्स द HR मैनेजर टू अंडरटेक परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिवली इन कंसर्न। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि अगर हमारा जॉब पहले से डिस्क्राइब है, हमने पहले से ही बता दिया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आप किसको रिपोर्ट करेंगे, आप इन अ डे आप क्या क्या आपकी जॉब होंगे, ड्यूटीज होंगे, ये हम पहले से अगर हम डिस्क्राइब है और आपने ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स आपने कोई काम किया है, तो हम दोनों को मैच कर पाएंगे, हम दोनों को देख पाएंगे कि आपका जॉब आप जो हमने पहले से डिस्क्राइब किया उससे आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आपको कंपनसेशन दे पाएंगे, इंसेंटिव्स दे पाएंगे। ये दिस इज नोन एज performance appraisal. We can know what is the performance according to the set standards. Job analysis is a set standards. We have already set the standards. Okay, we have already specified the job, what you have to do. Okay, these are the advantages of job analysis. Now we will do our next topic, which is recruitment. What is recruitment? Recruitment कोई भी टॉपिक में सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दो ऑथर्स के, दो इकोनॉमिक्स के हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज बाय एडविन डी फिल्पो. Edwin D. Filpo has defined the recruitment process as recruitment is the process of searching the candidates for employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा स्टेप्स है कि जिससे हम पोटेंशियल जो हमारे कैंडिडेट्स है उसको हम एम्प्लॉय कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन पे और उनको स्टिमुलेट कर पाए। स्टिमुलेट मतलब उनको एंथुसियाज्म कर सके, उनके अंदर हम इंटरेस्ट जगा सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए, उनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। According to Dale S. Beach ने क्या कहा है, रिक्रूटमेंट इज अ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है वो एम्प्लॉइज का, एक मेंटेनेंस होता है एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज का। मैन पावर, ह्यूमन इज अ रिसोर्स, ह्यूमन इज अ एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। It involves recruitment involves the creation of pool of available labor upon whom the organization can draw when it needs additional employees. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम हम एक पूल क्रिएट करते हैं, हम जहाँ पर कितने अवेलेबल लेबर है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं हमारे नीड्स के हिसाब से, हमारे जॉब डिस्क्राइब जो हमारे जॉब है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। Recruitment process leads to collection of candidates for any vacancies an organization might have. एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम
कलेक्ट करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट्स को एक वैकेंसी को फिल करने में, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, रिक्रूटमेंट क्या है? जैसे एक स्विमिंग पूल होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में जैसे बहुत सारे वाटर होते हैं, बहुत सारा पानी होता है, वैसे रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है टू डेवलप अ पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। एक हम ऐसा पूल बनाएंगे जहाँ पर पानी ना हो, एक क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हो जो दोज आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and for which the organization might reasonably select the best individual to hire for the employment. मतलब हम कह सकते हैं हम एक ऐसा पूल बनाएंगे क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का जो इंटरेस्टेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, और इस पूल में से ये जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की जो पूल है इसमें से हम बेस्ट और रीजनेबल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके, उसमें जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल कर सके, ऐसे ही बेस्ट इंडिविजुअल को हम हायर करेंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड इट अट्रैक्ट्स सूटेबल एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर जॉब्स, अवेलेबल जॉब्स। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिससे सूटेबल लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? It attract people with multi-dimensional skills. Multi-dimensional skills मतलब जिसके बहुत सारे skills होते हैं, जो जिनके business acumen भी है, जिसके पास technological skills भी है, जिसके पास emotional quotient भी है। तो ऐसे इंसान को जो कि not only specific job कर पा रहा है लेकिन उस organization में ढल पा रहा है, उस organization के environment के according चल पा रहा है, और उसके पास multi-dimensional skills and experiences है, ठीक है। To induct outsiders with a new perspective to lead the company. हम ऐसे बाहर के लोगों को हम ले रहे हैं जो कि हमारे जो पर्सपेक्टिव है कंपनी को उसमें एक नया डायरेक्शन दे सके। हम ऐसे एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, हम रिक्रूट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का पर्सपेक्टिव इंक्रीज हो, ठीक है। टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट अट्रैक्ट्स अ कॉम्पिटेंट पीपल टू द कंपनी। हम ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करेंगे जिससे कि कॉम्पिटेंट पीपल अट्रैक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन में आने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिलैक्स है, एक फ्लेक्सी टाइम अप्रोच है उनमें कि आप कभी भी आया जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, लेकिन आपको इन अ वीक 40 आवर्स वर्क करना ही है। उसके साथ आप उनको अगर वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आप नाइट में मील्स दे रहे हो, नाइट का जो खाना डिनर है वो दे रहे हो, या फिर वो ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम आ रहे तो आप उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप उनको फ्री कैब फैसिलिटीज दे रहे हो। ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट इंसेंटिव्स है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो कॉम्पिटेंट पीपल है दे आर अट्रैक्टेड टू बी पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। To such people whose skills fit with the company's value. ऐसे लोगों को हम रिक्रूट करते हैं, ऐसे लोगों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, जिनका स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के साथ मैच करे, ठीक है। टू डिवाइस मेथोडोलॉजीज फॉर असेसिंग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। हम ऐसे मेथड्स को हम डिवाइस करें, मतलब इन्वेंट करें या फिर उसको अप्लाई करें, जिससे कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ वर्कफोर्स हम असेस कर सकें। समटाइम्स क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है डिफरेंट टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे एडोब हो गया, फिर गूगल हो गया। इन सब में क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि आप इस सिचुएशन में एज अ एम्प्लॉय आप कैसा रिएक्ट करेंगे। इससे क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट है वो इजीली पता कर सकते हैं कि आप कुछ धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे अपने बारे में। इससे हमें राइट कैंडिडेट चूज करने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिक्रूटमेंट, टू सर्च फॉर टैलेंट ग्लोबली एंड नॉट जस्ट विद इन द कंपनी। रिक्रूटमेंट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में एम्प्लॉयज है उसमें हम ढूंढेंगे नहीं कि कौन इस काम को कर सकता है, नहीं, हम नया न्यू ग्लोबल फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फीचर ऑफ रिक्रूटमेंट? बिफोर डूइंग द फीचर ऑफ रिक्रूटमेंट, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि क्वेश्चन में ड्यूरिंग योर एग्जाम्स ऐसे इस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स दैट
Recruitment is not a selection. Explain. Okay. Then what you have to do? You have to explain this point also, and you have to told different features of recruitment too. ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया जा सकता है, मैंने उसी हिसाब से ये पॉइंट्स बनाए हैं, उसी हिसाब से इसको मैंने कोट किया है। जैसे रिक्रूटमेंट इज अ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग फंक्शन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसा आएगा। या फिर रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी, यस और नो, एक्सप्लेन। ठीक है, ऐसे आता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना, उस पर्सपेक्टिव में याद करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने उस टाइप से ही स्लाइड को क्रिएट किया है। जैसे रिक्रूटमेंट इज अ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग फंक्शन, व्हाई? बिकॉज इट इज कंसर्न विद सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक ऐसा हम सोर्स ढूंढते हैं जिससे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए रेडी हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज नॉट अ सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस वाइडली डिफरेंट है, दोनों ही डिफरेंट है। क्यों? Recruitment involves searching the potential candidates and attracting them towards organization to apply for the job. Recruitment क्या है? एक searching है, ठीक है, लेकिन selection क्या है? suitable candidate को ढूंढना। ठीक है, recruitment के थ्रू हम सर्च करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। ठीक है, और सिलेक्शन क्या है? उस पूल में से हम एक इंसान को निकाल रहे हैं, बेस्ट को निकाल रहे हैं, उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, it is a process, recruitment is a process of series of activities like recruitment policy, sources of recruitment, techniques of tapping those resources and evaluation of those resources. ये एक प्रोसेस है जहाँ पर पहले हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी में हम उसको बजट डिटरमाइन करते हैं, कौन सा सोर्स से आना चाहिए, एक प्लान पॉलिसी बनाते हैं पहले। उसके बाद हम सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट देखते हैं कि इंटरनल सोर्स से हमें रिक्रूट करना है या एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूट करना है। एक्सटर्नल सोर्स से अगर हमें रिक्रूट करना है तो कौन से सोर्स से रिक्रूट करना है। उसमें 10 to 11 सोर्सेस है रिक्रूटमेंट में, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो कौन से सोर्स से रिक्रूट किया जा सकता है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे वही टेक्निक ऑफ टेपिंग दोस रिसोर्सेज, मतलब उस कौन से उन एक्सटर्नल या इंटरनल रिसोर्सेज से कौन सा पर्टिकुलर रिसोर्सेज ले, उसका cost benefit analysis करें, and then we evaluate all those resources. This is a process of recruitment. ठीक है, it is a linking activity. It links the employer and employees. It brings together the employer and employees. ठीक है, employee जो search करे potential employee को link करती है। It is a pervasive function. Pervasive function मतलब it needs to be performed by all organization which needs human resource. हर ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ही होता है। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल में, हर फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है। सो इट इज नोन एज परवेसिव फंक्शन। ठीक है, परवेसिव मतलब हर जगह पर। इट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजमेंट। हाँ, हमने पहले ही देखा है कि एचआर मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ये सब फंक्शन है एचआर मैनेजमेंट में। और इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट एज इट हेल्प्स in acquiring different number and types of persons for continued functioning of an organization. अगर हमें बाकी functions करना है जैसे selection, compensation, training and development, उसके लिए सबसे पहले हमें recruitment करना पड़ेगा। That is very obvious. Okay. Various activities involved with process of recruitment includes, हमने पहले से कर लिया था कि process क्या है, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आइडेंटिफाई करेंगे कि different sources of labor supply क्या है। उसके बाद हम उसको असेस करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब एक्सटर्नल सोर्स से लेना है या इंटरनल सोर्स से लेना है। फिर हम उसकी वैलिडिटी असेस करेंगे कि दैट इज फिजिबल। जो हमने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने सोचा है, जो हमें वो असेस करेंगे कि वो फिजिबल है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी क्या है। उसको करने से क्या हमें एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है कि नहीं, हमारे जो क्वालिटीज, हमें जो एक्सपीरियंस डिजायरेबल है वो क्या उस सोर्स के थ्रू आ सकते हैं कि नहीं। ये सब हम असेस करते हैं इन आवर सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन इन द थर्ड स्टेप वी विल चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेस। हम सिर्फ एक सोर्स से हम रिक्रूट नहीं करते, हम मल्टीपल सोर्स से भी रिक्रूट करते हैं। तो हम मोस्ट सुटेबल सोर्स एंड सोर्सेस चूज करेंगे
आफ्टर डूइंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, हमने ये सब कर लिया। उसके बाद हम कैंडिडेट्स जो सोर्स है उसको अप्लाई करेंगे। लाइक अगर एक्सटर्नल सोर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट है तो हम एडवर्टाइजिंग देंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, जहाँ पर भी हम एडवर्टाइजमेंट देंगे फॉर द एप्लीकेंट्स। तो ये है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। These are the 4 steps required for in the process of recruitment. Okay. Now the most important part is what are the sources of recruitment. हम रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस मतलब जहां से रिक्रूट किया जा सकता है, कौन से मेथड से हम एम्प्लॉयज को, हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है इंटरनल रिसोर्सेज और होता है एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज क्या होता है, जब कोई जॉब अगर हमारे जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज है कंपनी में, उसी के थ्रू, उन्हीं से ही हम अपने जो वैकेंसीज है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसको हम इंटरनल सोर्सेज कहते हैं। मतलब इंटरनल रिक्रूटमेंट अलाउज मैनेजर्स टू ऑब्जर्व एम्प्लॉयज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू इवैल्यूएट ईच इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन हम देख रहे हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयज है 200। ठीक है, अब इन 200 में से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ए है और इसी की सब्सिडियरी है बी। ठीक है, इसके में फाइनेंस डिपार्टमेंट है और यहाँ पर एम्प्लॉयज है 100। अब क्या हुआ, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस, ये जो है, ये सोचिए ये है दिल्ली में, ये जो हेड ऑफिस है ये दिल्ली में है और इसकी सब्सिडियरी है, ये समझिए आप पंजाब में। ठीक है, तो हमको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे जिससे अचानक पंजाब में डिमांड बढ़ गया है, तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को भी ज्यादा वर्कफोर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर वर्कलोड बढ़ गया है, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ दिल्ली में इतनी वर्कलोड है ही नहीं कि हमें 200 लोगों की जरूरत पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 30 लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से -30 हो जाएगा, यहाँ +30 होगा, तो इसको क्या करेंगे हम, ट्रांसफर। कि आपने सेम लेवल पर ही आपने आपके दूसरे डिपार्टमेंट में या फिर दूसरे चेन में, दूसरे एरिया में आपको आपके वर्कफोर्स की जरूरत पड़ रही थी, आपने एक दूसरे वर्कफोर्स से दूसरे सिटी में आपने उनको ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इंटरनल सोर्स। ठीक है, हमने अपने ही जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उसी से हमने अपना जो वैकेंसी से उसको फुलफिल किया, दैट इज द इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है प्रमोशन एंड थर्ड होता है एक्स एम्प्लॉयमेंट। एक्स एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे ऑथर्स ने उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो मैं उस चीज को पढ़ाऊंगी क्योंकि इट इज प्रेवलेंट इन द ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसफर। ठीक है, अब होता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको उस लेवल से हायर लेवल पर आपको प्लेसमेंट हो जा रही है, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है और प्रमोशन है, इसके लिए मैनेजर्स को एक ध्यान रखना पड़ेगा, एक इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स के पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस में, ताकि ये जो 30 लोग हम यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो हम किन 30 को भेज रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, किस पोजीशन में रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कौन सा पोजीशन में एक्सेस है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर दैट एचआर मैनेजर प्लेज एन वाइटल रोल कि किस एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है और हमें कहाँ पर किस परफॉर्मेंस में उसको मैच करवाना है। ठीक है, हमारे 3 सोर्सेस है, मैंने पहले कहा, दैट इज ट्रांसफर, प्रमोशन एंड एक्स एम्प्लॉयमेंट। तो ट्रांसफर क्या होता है, क्योंकि है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। मतलब कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे हमारे कंपनी में 3 शिफ्ट चल रहा है। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। ठीक है,
तो मॉर्निंग शिफ्ट में ज़्यादा लोग हैं, इवनिंग शिफ्ट में कम है, तो हम इवनिंग शिफ्ट में उनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो ये इट इज कॉल्ड ट्रांसफर, जहाँ पर करंट एम्प्लॉय का ही एक डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट, एक जॉब से अलग जॉब, एक शिफ्ट से अलग जॉब शिफ्ट में ट्रांसफर होता है, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम भी रह सकती है या फिर कोई सब्सटैंसिव चेंजेस हो सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉय का स्टेटस है, अगर यहाँ पर वो एज अ ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एज अ ट्रेनिंग ही काम करेंगे, ठीक है। तो स्टेटस जो है एम्प्लॉय का वो सेम रहता है, कोई पैसों में चेंजेस नहीं आते, सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आती है, लेकिन ड्यूटीज एंड वर्किंग कंडीशंस में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवरस्टाफ डिपार्टमेंट्स। जैसे यहाँ पर ओवरस्टाफ हुआ है, यहाँ पर अंडरस्टाफ है, तो हम ओवरस्टाफ से अंडरस्टाफ करते हैं, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड a good source for filling the vacancies from overstaff to understaffed departments, ठीक है। It is practically a horizontal movement, horizontal movement है, आप देख सकते हैं horizontal movement है of employees. Shortage of suitable personnel in one branch may be filled through transfer from another branch or department. यहाँ पर shortage है तो दूसरे डिपार्टमेंट से हमने यहाँ पर उनको फिल कर दिया है, ठीक है। Job transfers are also helpful in avoiding termination and removing individual problems and grievances. क्या होता है कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर डिमांड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर डिमांड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 100 लोगों से उनका काम चल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 लोगों को यहाँ के फंक्शनिंग से प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ का जो हेड है यहाँ का या फिर वो बहुत डिस्क्रिमिनेटेड है, ये सब है, लेकिन वो जो 10 है वो यूजफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इट्स एन इम्पोर्टेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इस पर्टिकुलर सिटी में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया 10 लोगों को शिफ्ट कर दिया इस सिटी में। तो ये क्या है कि टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल, वी आल्सो डू ट्रांसफर्स। एंड अगर यहाँ पर एक्सेस है, ठीक है, तो हम उनको टर्मिनेट ना करके, उनको निकाल ना देकर हम उनको शिफ्ट कर दे रहे हैं जहाँ पर वर्कफोर्स कम है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं ट्रांसफर्स के, ठीक है। At the time of transfer, it should be ensured that employee to be transferred to another job is capable of performing it. ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पर वो कैपेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट भी इन्वॉल्व है किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पंजाबी ही बोला जाता है और आप जिनको भेज रहे हो साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, उनको पंजाबी नहीं आती है, क्योंकि सबको पंजाबी नहीं आती, तो आपको कॉम्पिटेंसी देखकर ही आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। इट आल्सो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स। ट्रांसफर्स ट्रेनिंग देने के लिए भी शिफ्ट किया जाता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सिटी में ही ट्रेनिंग होती है, तो लोग को वहाँ पर मतलब 1 साल के लिए 2 साल के लिए एम्प्लॉयज को वहाँ ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो ट्रेन हो सके, उनका जो स्किल्स है वो थोड़ा डेवलप हो सके, थोड़ा हाई हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोमोशन। प्रोमोशन क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। वो वर्टिकल, वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल शिफ्टिंग होता है, ठीक है। इट इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग, जैसे हायरार्की में ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो अगर ए रिटायर हो गया है या फिर उसका कहीं और ट्रांसफर हो गया है तो इसका प्रमोशन हो जाता है, या फिर ये बहुत कैपेबल है, इसने बहुत आउटपुट दिया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये बेस्ट एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, तो तब भी प्रमोशन होता है। प्रमोशन एक लेवल से दूसरे लेवल पर होता है, मतलब इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, ठीक है। इससे क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपकी फैसिलिटीज इंक्रीज होंगे, आपके स्टेटस इंक्रीज होगा, आपका पे इंक्रीज होगा। क्योंकि आप एक क्वेश्चन से ऊपर वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, आपका जो पहले स्टेटस था इस पर्टिकुलर जॉब में, इससे भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। This practice helps to improve the motivation, loyalty and satisfaction level of employees. इससे जो B है वो motivated हो रहा है, उसकी loyalty towards the organization increase हो रहा है, and he is at the utmost satisfaction level, ठीक है। It has a great psychological impact over the employees because a promotion at higher level may lead to a chain of promotions at the lowest levels in the organization. अगर B का प्रमोशन हो रहा है A में, तो B की वैकेंसी खाली हो रही है,
तो बी को भरने के लिए कौन प्रमोट होगा? सी होगा। अगर सी कॉम्पिटेंट है तो बी, ठीक है। तो इससे क्या है, एक पॉजिटिव एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है सारे एम्प्लॉयज पर, क्योंकि उनके पास चांस है कि एक चेन ऑफ प्रमोशंस होता रहे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, दैट इज री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। हम कोई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं किसी रीजन के लिए, हम उनको फिर री एम्प्लॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उन पर ऑलरेडी कॉस्ट इंकर किया जा चुका है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है, तो इसलिए हम उनको एक सेकेंड चांस देते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट बेसिस पे उनको रखते हैं। कभी कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि 60 इयर्स के बाद, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में 60 इयर्स के बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन शायद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एसेट था, उसकी जो सर्विस है हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और बेनिफिट आए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंक्रीज हो। तो हम उस टाइम पर री एम्प्लॉयमेंट करते हैं ऑफ एक्स एम्प्लॉयज, बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ही बिकम्स एक्स एम्प्लॉयज, हम उनको री एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। दिस इज अ यूजफुल सोर्स टू रिट्रेन शॉर्ट टर्म एचआर नीड्स। जो शॉर्ट टर्म एचआर नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब 1 साल के लिए हम उस वैकेंसी को फिल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, ओके। Do the merits of internal sources and demerits and what are the external sources in the next classes, ठीक है। Now let me take the doubts if you have any. We are doing the second unit. Please make a group and add me there, या मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में वो लिंक का ग्रुप दे दीजिए, मैं ऐड हो जाऊंगी, देन आई विल गिव यू ऑल द नोट्स रिगार्डिंग दिस पेपर, ठीक है। सिलेबस मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। क्या मैं ऑडिबल नहीं थी क्या पूरी क्लास में? कोई नेटवर्क इशू आ गया था, इसके वजह से हुआ था। जॉब एनालाइज करते हैं हम और जॉब स्पेसिफाई, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में उसको और अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। TN छाबड़ा यूज करती हूँ मैं, रिकमेंड भी करती हूँ। गैप एनालिसिस मतलब जो हमने डिमांड, ह्यूमन रिसोर्स का जो हमने डिमांड फोरकास्ट किया है और जो सप्लाई हम सोच ले आ रहा है, उसके बीच का जो एक नेट है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, वो हम नेट एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज द गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस हम स्किल्स, नॉलेज, अगर इन सब में भी कोई गैप है, मतलब हमें रिक्वायर्ड स्किल्स हमारा ये है और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिक्वायर्ड स्किल्स बहुत कम है, तो उसके बीच का जो गैप है उसको हम एनालाइज करते हैं इन गैप एनालिसिस, ठीक है। लिंकिंग एक्टिविटी मतलब दो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज को लिंक करना, इट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी। एक चीज को एक पर्टिकुलर फोर्स से हम लिंक कर रहे हैं, दैट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सप्लाई फोरकास्ट एंड सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सोर्सेज ऑफ सप्लाई आई एम डिस्कसिंग, ठीक है, बट सप्लाई फोकस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, आप लोग ग्रुप बनाकर मुझे लिंक्स दे दीजिए, ठीक है। टेन्योर में सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ बहुत लेम वे में बोला गया है, ठीक है, मतलब एकदम जनरल वे में। टेन्योर से कभी मार्क्स इंक्रीज नहीं होते, लेकिन एवरेज मार्क्स लाना है आपको तो आप टेन्योर रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्यूचर स्टडीज करने हैं, आपको एमकॉम करना है, एमबीए के लिए जाना है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि 10 ईयर से पढ़ें। उसके लिए आपको एग्जाम्पल आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज एचआर बेसिकली और उसकी क्या अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यही आपके डाउट्स थे आज के लिए, ठीक है, बस थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग डाउट्स करेंगे, ठीक है।